हेलो दोस्तों, आइए आज एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। जैसे कि कई लोगों की डिमांड थी इस पर, तो आज हमारी हिंदी की क्लास है पहली। आज किसकी क्लास है? हिंदी की। तो मैं समय बर्बाद ना करते हुए, फालतू की बातें ना करते हुए, सीधा सीधा आप सब जानते हैं आपको क्या करना है। पहले हम क्लास की ओर चलते हैं और क्लास की ओर चलने से पहले हम पढ़ेंगे आज हिंदी। और हिंदी का पहला ही चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्णमाला। क्या नाम है? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी जो हमारी हिंदी है वो होती है दो तरीके की। एक तो हिंदी भाषा और एक हिंदी साहित्य, यानी कि लिटरेचर। तो हिंदी भाषा होती है, एक हिंदी लिटरेचर होती है। तो हमें पढ़ना है सादा सिंपल भाषा, हिंदी लैंग्वेज मतलब हिंदी भाषा, जिसमें हमें पढ़ना है व्याकरण। और व्याकरण को ही करने वाला क्या कहलाता है? व्याकरण। व्याकरण को ही करने वाला क्या कहलाता है? व्याकरण। भाषा शब्द भाष्य धातु से लिया गया है, जो संस्कृत के भाष्य धातु से लिया गया। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। एक्चुअल में हम बात करें भाषा, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? तो आपका आंसर आएगा वाक्य। वाक्य की सार्थक इकाई क्या होती है? तो आपका आंसर आएगा उपवाक्य। उपवाक्य की सार्थक इकाई क्या होती है? तो आपका आंसर आएगा उपबंध। पदबंध क्या होती है? पदबंध। उपबंध नहीं, पदबंध। और पदबंध की सार्थक इकाई होती है पद की सार्थक इकाई होती है अक्षर। अक्षर की सार्थक इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। पदबंध यानी पद का अर्थ होता है शब्द। अक्षर का मतलब होता है, इंग्लिश में हम जिसे बोलते हैं सिलेबल। सिलेबल मतलब SYLLEBLE, सिलेबल। और वर्ण यानी ध्वनि को बोलते हैं हम लेटर। क्या बोलते हैं? लेटर। पद शब्द आपसे पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो आपका आंसर होगा ध्वनि या वर्ण। लिखित रूप पूछे तो वर्ण, मौखिक रूप पूछे तो ध्वनि। अक्षर अगर पूछे पद की सार्थक इकाई क्या है, तो अक्षर। पदबंध की सार्थक इकाई क्या है? पद। उपवाक्य की सार्थक इकाई क्या है? पदबंध। वाक्य की उपवाक्य, भाषा की वाक्य। जैसे अब मैं थोड़ा सा अंतर बताता हूं आपको अक्षर और ध्वनि में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए राम। तो आपसे पूछे कोई राम में कितने अक्षर हैं, तो हम करेंगे अक्षर। तो इसमें अक्षर होंगे राम कोमा माँ, यानी कि अक्षर कितने हैं इसमें? दो, एक और दो। अगर आपसे पूछा जाए वर्ण कितने हैं, वर्ण, तो आप कहेंगे रा हलंत प्लस आ प्लस मा हलंत प्लस आ बराबर कितने हुए? 1 2 3 4, यानी कि 4 वर्ण हैं। अक्षर और वर्ण में यही अंतर है कि अक्षर कितने हैं? 2, वर्ण कितने हैं? 4। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए काम। अगर इसमें पूछे आपसे अक्षर कितने हैं, तो आप कहेंगे का और मा, यानी कि 2। आपसे पूछे वर्ण कितने हैं काम में, तो आप कहेंगे का हलंत प्लस आ प्लस मा हलंत प्लस
आ, यानी कि 1 2 3 4 कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। तो अक्षर और वर्ण में अंतर, शब्द तो पूरा ही शब्द सार्थक अक्षरों से बना हुआ एक समूह ही क्या कहलाता है? शब्द। अब हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कितने लोगों ने माने, कितने विद्वानों ने कौन कौन से माने? जैसे हमारे किशोरी दास वाजपेयी मानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 43 वर्ण हैं, जबकि कांता प्रसाद गुरुजी मानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 46 वर्ण हैं, जबकि धीरेन्द्र वर्मा जी कहते हैं, धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं वर्णमाला में 53 वर्ण हैं, और जबकि उदय नारायण तिवारी कहते हैं वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? वर्णमाला में 51 वर्ण हैं। तो हम देखते हैं विद्वानों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार वर्णमाला में वर्णों की संख्या, इसमें वर्णमाला, इसमें वर्णमाला में विद्वानों के अनुसार अलग अलग संख्या क्या बताई गई? जैसे हमारी किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी कहते हैं अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 43, जबकि कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं वर्णमाला में कितनी संख्या है? तो आपका बताते हैं 46। उदय नारायण तिवारी बताते हैं वर्णमाला कितने हैं वर्ण? 51, जबकि हमारे धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 53। जबकि हम साधारणता देखें, इन तो विद्वानों के अनुसार है, बट अगर साधारण रूप में देखें, साधारण भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हम मानते कितने हैं? 52। कितनी मानते हैं? 52। जिसमें क्या क्या है, जिसमें कैसे कैसे मानते हैं हम? तो वर्ण जिसमें 11 स्वर प्लस 41 व्यंजन, 41 व्यंजन, इस तरीके से मानते हैं। स्वर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। जबकि 41 व्यंजनों को इस तरीके से माना गया है। 41 व्यंजनों को जैसे सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन जिसमें का वर्ग से पा वर्ग तक कितने अक्षर हैं? टोटल 25, और 2 और जोड़ दिए जाते हैं इसमें, डा और डा, तो 2 ये टोटल मिला के कितने हो गए? 27। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितनी संख्या है इनकी? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या है 4, और संयुक्त व्यंजन इनकी भी संख्या कितनी है? 4। बट अयोग्य बाह इनकी संख्या है 2। किशोरी दास वाजपेयी ने 43 माने, उन्हीं ने बताया था अंग और आहा के लिए ही अयोग बाहा बताया था। किसने? किशोरी दास वाजपेयी ने।
25 2 27 यानी 27 और 4 31, 31 और 4 35, 35 और 4 39 और 2 41, यानी टोटल हमारे व्यंजन कितने होते हैं 41। वो किस तरीके से होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक 25, 2 होते हैं ड़ा ड़ा, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 या रा ला बा, या रा ला बा, उस व्यंजन होते हैं सा, तीनों तरीके के सा 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 और हा, संयुक्त व्यंजन छात्रा या और अयोग बा अंगा आ। ठीक, दो इन सब के बारे में डिटेयली बात करेंगे, ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया। फिलहाल आज की क्लास हमारी किस पर है, स्वर पर, स्वर। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालते हैं हम स्वर, अगला हेडिंग डालते हैं हम स्वर, स्वर, अगला हेडिंग डालते हैं हम स्वर, स्वर। तो हम परिभाषा की बात करें, स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से बोले जाने, जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। या जिनके बोलने में अवरोध, अवरोध, अवरोध उत्पन्न ना हो, उत्पन्न ना हो, या तो इनके बोलने में उत्पन्न अवरोध ना हो, या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, तो हम देखें आ, ई, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ, अंग, आ। टोटल मिला के कितने हैं ये 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दो कौन से हैं ये, अयोग बा, इनको मिला लिया जाता है तो हमारे व्यवहारिक तरीके से कितने हो जाते हैं स्वर, व्यवहारिक तरीके से कितने हो जाते हैं, तो 13 संख्या हो जाती है। ठीक है, तो दो घटा के हमारे कितने बचते हैं स्वर, 11। कितने बचते हैं, 11। अब देखेंगे हम सबसे पहले, अब हम देखेंगे मात्राओं के आधार पर स्वर। पहले नंबर पर देखेंगे हम मात्रा या उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर इसमें 3 प्रकार के होंगे। एक होगा हमारा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दूसरा होगा दीर्घ स्वर, तीसरा होगा प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। तीनों की परिभाषाएं देख लीजिए। ह्रस्व स्वर जिनके, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, क्या कहलाते हैं वो, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे, जैसे आ, ई, उ और ऋ, कितने होते हैं 4। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में, उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आ, ई, उ, ए,
ओ आओ आओ, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने होते हैं 7, 4 7 11। जबकि प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं, जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है। जैसे जैसे राम है नहीं, राम श्याम है नहीं, तो बीच में जो आ रहा है हमारा ये क्या है, प्लुप्त स्वर है, प्लुप्त स्वर है। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर देखेंगे हम जीव के आधार पर, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर। तो अब देखेंगे हम जीव के आधार पर। नंबर 2, जीव के आधार पर। जीव के आधार पर हम 3 तरीके के देखेंगे। एक तो अग्रभाग से, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक है, अग्रभाग से, मध्य भाग से और पश्च भाग से। तो मध्य भाग से केवल एक ही बोला जाता है हमारा आ, एक ही बोला जाता है आ। अग्रभाग से बोले जाते हैं, आप बोल के देख लीजिए, ई ऊ ऊ। ठीक, बाकी सब बच्चों को किससे बोले जाते हैं, पश्च भाग से। जैसे आपका बच्चा आ, ए ओ आओ, और ओ और आओ के बीच की एक ध्वनि है जिसको बोलते हैं आओ, वो भी इसी में आती है, पश्च भाग। ठीक, तो अग्रभाग से ई उ आ, मध्य से केवल, पश्च से आ। आपसे क्वेश्चन ही ये पूछे जाएंगे, बताइए अग्रभाग से कौन सा बोला जाता है इनमें से, जीव के आधार पर अग्रभाग से कौन सा है, पश्च भाग से कौन सा है। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरे नंबर पर मुंह या मुख खुलने के आधार पर। तो ये 4 प्रकार का होता है। पहला विव्रत, दूसरा अर्धविव्रत, तीसरा संविव्रत और चौथा अर्धसंवृत। अर्धसंवृत। तो देखेंगे विव्रत, अर्धविव्रत और संवृत और अर्धसंवृत। ठीक है, जिसमें विव्रत कौन से होते हैं, जिसमें मुख सबसे ज्यादा खुला हो या पूरा खुला रहता है ना, पूरा सबसे अधिक खुलता है या पूरा खुलता है। ठीक, अर्धविव्रत में क्या होता है, इसमें केवल एक ही आता है आ, है ना, जिसमें मुख आधा खुला होता है ना, आधा खुला होता है या आधा खुलता
है, आधा खुलता है, जिनमें लगभग जो मुख है वो कैसा खुलता है, आधा खुलता है, पूरा नहीं खुलता, आधा खुलता है। जैसे आ, ए, ओ, औ, है ना, अ, ए, औ, अंग, अ, ए छोटा इसमें ही आ जाता है, आ, ए, औ और आ, ये चार होते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें कहते हैं समृद्ध। समृद्ध में लगभग मुख बंद रहता है ना, यह सबसे कम खुलता है, जिसमें मुख सबसे कम खुलता है या लगभग बंद रहता है। ठीक है, यह सबसे कम खुलता है या बंद रहता है। जैसे ई, ई, उ, है ना, इसी मायने के साथ ई, उ। अगला बचा अर्धसमृद्ध, जिसमें मुख लगभग आधा बंद रहता है, जिसमें मुख आधा बंद रहता है, बंद रहता है। तो कौन कौन से बच्चे वो इसमें आ जाएंगे, ए और ओ। ठीक, ये तो हो गया हमारे किसके आधार पर, ये हो गया हमारे मुख के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, ये हो गया हमारे मुख खुलने के आधार पर। आपने देखा अभी, ये हो गया हमारे मुख खुलने के आधार पर। हम 3 टाइप पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम चौथा टाइप इसका, जो होता है होठ खुलने के आधार पर, होठ खुलने के आधार पर। तो होठ खुलने के आधार पर चौथा नंबर, होस्ट खुलने के आधार पर, होस्ट खुलने के आधार पर। इसमें 2 तरीके के होते हैं, पहला व्रतमुखी, व्रतमुखी, और दूसरा होता है अव्रतमुखी, अव्रतमुखी। एक तो जो व्रत की तरह बन जाए मुंह, और एक अव्रतमुखी, है ना, जिसे बोलने पर व्रत की तरह मुंह हो जाए, और दूसरा होता है अव्रतमुखी, जिसके उच्चारण काल में होठ गोल हो जाए व्रतमुखी, जिसके उच्चारण में होठ गोल नहीं हो अव्रतमुखी, यानी तो होस्ट गोल हो जाते हैं, होस्ट गोल हो जाते हैं, गोल होते हैं, है ना। शॉर्ट में लिखना हो समझ जाना, इसमें लिख दो होस्ट गोल नहीं, गोल नहीं। अब बोल के देखो, जैसे ऊ, है ना, ऊ आता है इसी में, ओ आओ, देखो ऊ हो रहा है, बोल ऊ ओ आओ ना। अब बोले ई, अलग हो गया ना, आ बोले वो, तो आपके इसमें आते हैं ऊ, ओ, औ, और ये वाला आ, इनके बीच वाला भी इसी में आता है। इसमें आते हैं सारे के सारे ओ, आ, ई, आ, ई, ए। ठीक, तो ये हो गया होस्ट खुलने के आधार पर, होस्ट खुलने के आधार पर। अब स्वर 2 तरीके के और हैं, एक होते हैं अनुनासिक, एक होते हैं निरानुनासिक, एक होते हैं अनुनासिक और एक होते हैं निरानुनासिक। या आप हेडिंग डाल सकते हो, मुख व नाक से वायु के आधार पर, से वायु के आधार पर। इसका 5वीं कैटेगरी बना लेते हैं हम, मुख और नाक से कौन कौन सी वायु निकलती है उसके आधार पर। तो पहला होता है हमारा निरानुनासिक, 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 निरानुनासिक।
निरानुनासिक, और एक होता है दूसरा अनुनासिक। ठीक है, अब शॉर्ट में ही लिख लीजिए। इसमें केवल हवा किससे निकलती है? मुख से। इसमें किससे निकलती है? मुख प्लस नाक से। जैसे हम इसमें बोले आ, इसमें बोले आ, नाक भी आ रही है चलो। इसमें बोले ई, इसमें बोले ई, इसमें बोले आ, इसमें बोले आ। ठीक है, तो आ ऐसे सब है। ठीक है, आ ई ऊ आ, ये सारी जो नाक का इस्तेमाल हो अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर। एक और चीज बची, वायु के आधार पर। वायु के आधार पर तो मैं इसको रफ कर देता हूं, और आज एक चीज और बची है उसको हम और कर लेते हैं। चाहे यही लिख लीजिए, जितने भी स्वर होते हैं वायु के आधार पर मान सकते हो आप। पहले और बची एक 5 हो गए ना, छठा सभी स्वर, ऐसे ही लिख दे रहा हूं, ये ऐसे नोट कर लो। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, और सभी स्वर सघोष होते हैं। सघोष होते हैं। इन चीज की चर्चा हम व्यंजन में कर लेंगे। सघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है। दरअसल थोड़ा सा समझना चाहो तो समझ लो। प्राण का मतलब होता है वायु, अल्प का मतलब कम, जिसमें कम वायु निकले अल्प प्राण, जिसमें अधिक वायु निकले महाप्राण। तो अल्प प्राण महाप्राण हमें जब भी व्यंजन की क्लास आएगी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम अच्छे से, किस तरीके से उसको मोटिवेट किया जाएगा, और उसमें दिखाऊंगा मैं पूरी। तो आप इस क्लास को अच्छे से लीजिए, 1 से 2 बार देखिएगा। आपको बेस्ट से बेस्ट मैंने कोशिश की अपनी तरफ से। आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको सही क्वेश्चन सारी चीजें क्लियर कर पा रहे हैं। तो अब आई होप, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब हमारे चैनल के लिए आपसे मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने जल्दी हमारे परिवार को बढ़ाएंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। हमेशा क्लास मेरी हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। जो भी डिमांड हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कोई भी दिक्कत, आपको जिस वीडियो चाहिए, जो भी कोई परेशानी आ रही है वो कमेंट करें। और बाकी आप कोई भी सवाल या कुछ भी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर है 9627476262। इस पर आप कोई भी इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए किसी भी चीज़ के तो आप इस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर 9627476261। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।